सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आप देख रहे हैं अपडेट वाला न्यूज़, वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले और बिल्कुल सही अंदाज में। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक सबसे तेज पहुंचे। मैं हूं आपका अपना जहांगीर हुसैन और अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायल की गजा सिटी पर सैन्य हमले की योजना को एक आपदा और स्थायी युद्ध का खतरा बताया है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत के बाद चेतावनी दी कि ये कदम पूरे क्षेत्र को स्थायी अस्थिरता की ओर धकेल देगा। इजरायल ने इस अभियान के लिए लगभग 60,000 नए रिजर्व सैनिकों को बुलाया है, जबकि 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री इजरायल कैट्स का कहना है कि ये ऑपरेशन गजा सिटी और मध्य शरणार्थी शिविरों में हमास के गढ़ पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। शांति प्रक्रिया और दो राष्ट्र समाधान। मैक्रोन ने युद्ध समाप्ति के लिए एक रोड मैप दिया है। तत्काल स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई, गजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता, हमास का निरस्त्रीकरण और वहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण की मजबूती। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन यूएन के अधीन की मांग की है, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और यूरोपीय साझेदार देशों की भूमिका रहेगी। इसके साथ ही फ्रांस और सऊदी अरब न्यूयॉर्क में सितंबर 2025 में दो राष्ट्र समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। फ्रांस ने यह भी साफ किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देगा। गाजा की मानवीय स्थिति। गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भूखमरी और कुपोषण से अब तक 227 लोगों की मौत, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा आकस्मिक अकाल की स्थिति में पहुंच चुका है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह ने इजरायली ग्रेटर इजराइल विचार को सख्ती से खारिज किया, जबकि मिस्र के राष्ट्रपति सिसी ने फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया। कुल मिलाकर दुनिया के कई बड़े देश अब इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वह अपना सैन्य अभियान रोके और राजनयिक हल की ओर बढ़े। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 62 ड्रोन और एक मिसाइल को नष्ट कर दिया। हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन का इज़माइल बंदरगाह शहर था, जो डैन्यूब नदी के किनारे रोमानिया, जो कि नेटो सदस्य है, की सीमा से लगता है। इन हमलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कई जगह आग लगी। नेटो की प्रतिक्रिया। रोमानिया की सीमा पर खतरे को देखते हुए नेटो ने रोमानिया से जर्मन वायुसेना के 2 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट तुरंत उड़ाए। इन जेट विमानों का काम था रूसी ड्रोन और मिसाइलों की निगरानी करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वस्तु नेटो की सीमा, खासकर रोमानिया में ना गिरे। जांच के बाद विमान सुरक्षित लौट आए और नेटो क्षेत्र में कोई सीधी घुसपैठ नहीं मिली। नेटो की रणनीति। यह दूसरी बार है 3 हफ्तों के अंदर जब नेटो को रोमानिया से जेट उड़ाने पड़े। नेटो एनहेंस्ड एयर पुलिसिंग मिशन के तहत पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में लगातार चौकसी करता है, ताकि रूस की मिसाइलें या ड्रोन नेटो क्षेत्र में प्रवेश ना कर सकें। जुलाई से रोमानिया के एयरबेस पर जर्मन वायुसेना तैनात है, जिसने पहले इटली से जिम्मेदारी संभाली थी। जेलेंस्की का बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ये हमले साबित करते हैं कि रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध और दबाव डालने की जरूरत है। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन को भविष्य के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए, ताकि स्थायी और भरोसेमंद शांति स्थापित हो सके। हाल ही में हुए सर्वे में सामने आया कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलनी चाहिए। इसी बीच इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर समझौते पर बातचीत जारी है। रिपोर्टों के अनुसार हमास ने 60 दिनों के युद्ध विराम के नए अरब देशों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गाजा में मानवीय संकट तेज हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने यूएनएचआरसी ने कहा है कि इजरायल पर्याप्त आपूर्ति, खाद्य और औषधि देने की अनुमति नहीं दे रहा, जिससे भूखमरी और कुपोषण का खतरा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का दर्जा। इस समय फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसका पूर्ण सदस्य बनना अमेरिका के संभावित वीटो पर अटका हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में अमेरिका स्थायी सदस्य है। सितंबर में होने वाली यूएन जनरल असेंबली की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी देश फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये स्थिति अमेरिका को कूटनीतिक रूप से अकेला यानी आइसोलेटेड कर सकती है।
क्योंकि बाकी बड़े राष्ट्र फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, लेकिन अमेरिका अभी भी विरोध करेगा। व्यापक कूटनीतिक सहभागिता, विद्वानों के साथ बातचीत। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की व्यापक कूटनीतिक यात्रा का एक अहम हिस्सा है। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श शामिल होगा। इसके अलावा जयशंकर भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे, ताकि व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशे जा सकें। रूस के चार्ज दी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने इस यात्रा को समय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के प्रति समर्थन को दर्शाती है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को मुख्य तंत्र माना जाता है, जो व्यापार, निवेश, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यह यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हाल की मॉस्को यात्रा के बाद हो रही है, जहां डोभाल ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उस दौरान पुतिन की भारत यात्रा यानी वर्ष के अंत तक प्रस्तावित पर भी चर्चा हुई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को लंबे समय से चली आ रही और परखी हुई भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार युक्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ये संविधान संशोधन इसलिए लाया गया है ताकि राजनीति में नैतिक मानदंड बहाल हों। उनका तर्क था कि संविधान निर्माताओं ने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहने के बावजूद पद पर बना रहेगा। संशोधन की मुख्य बातें: यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोप जहां कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो स्वतः उसके पद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। जेल से बाहर आने यानी जमानत मिलने के बाद वो चाहें तो पुनः नियुक्त हो सकते हैं। मोदी का व्यक्तिगत दखल: अमित शाह के अनुसार प्रारंभिक मसौदे में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि ये नियम मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा तो प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। इस तरह उन्होंने खुद को भी इस कानून के दायरे में शामिल कराया और इसे राजनीति में नैतिकता का मानक तय करने की पहल बताया। विरोध और हंगामा: विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र पर हमला कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे मध्ययुगीन सोच बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल सुपर इमरजेंसी से भी खतरनाक है। संसद में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दी। ये बिल संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया है, जो अगली बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।